फ़ौज की जो एक पॉलिसी है, देखें ये मामला जो था, क्योंकि एक फ़ौजी का था, तो वो फ़ौज ने अपने अंदर से इसका जो भी एहतसाब कह लें उसको, या जो भी इसका फ़ैसला था उन्होंने ख़ुद करना था। लेकिन आप देख लें जो उनके मामलात हैं जिसमें उन पे तनकीद हो रही है फ्रॉम अ सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना जो स्टांस है वो बड़ा फर्म रखा कि जी आप इस तरह चीज़ें नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम समझते भी हैं कि कोई भी इदारा जो है, ख़ास तौर पे फ़ौज जैसा इदारा जो है, उसके ऊपर इस तरह खुली तनकीद जो है उसकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं उसके बाद से। एंड अगेन जो PTI वाली बात थी हमने लास्ट वीक कर ली थी, लेकिन मैं लिंक सिर्फ इन दोनों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक थोड़ा सा नज़र आएगा कि उनका जो रवैया है और वो सारा चीज़ जो आगे लेके जा रही हैं, वो इस वक्त मूड में आए हुए हैं कि हम जो हैं एक गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है, उस गवर्नमेंट को काम करने दिया जाए, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और जो पुरानी मामलात जो हैं उनको टंगा भी ना रखा जाए कि जी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आई थिंक वो थोड़ा सा क्लीन स्लेट पॉलिसी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को और मुल्क को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि वो तरक्की करें। जी सर, बिल्कुल। ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, PTI के क्वार्टर से भी हो रही थी कि जी PTI के जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे या उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बेजा तनकीद कर रहे हैं, उनको तो आहनी हाथों से निपटा जा रहा है, लेकिन जो इदारे के अपने लोग थे उनको उनके ख़िलाफ़ फैसले नहीं आ रहे। तो इसलिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जिस तरह से आपने कहा एक क्लीन स्लेट पॉलिसी कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे इदारे के अपने लोग हों, अब जो है वो टाइम आ गया है कि सज़ा सबको दी जाएगी। सो इस लिहाज से ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। इसी में फिर आप ये देखें कि हालांकि वो उनका ताल्लुक़ जो है वो इस किसी चीज़ से नहीं है। रजब भट्ट और जो एक और वापस आए हैं व्लॉगर, नानी वाला समथिंग उनका नाम है, तो वो ज़ाहिर है एक के ऊपर जो है वो तो 295 का मुकदमा चल रहा है, दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली वही मुकदमा है जो कि डकी भाई के ऊपर है। लेकिन उनमें से एक का वीज़ा कैंसिल हुआ इंग्लैंड में और दूसरे का बकौल उनके वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उनको बरतानिया की इंतज़ामिया ने बताया कि जी आप ऐसा कीजिए कि आप वापस जाके तो अपने केसेस से निपट लीजिए और जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप वापस आ जाइएगा। डिपोर्टेशन नहीं थी उस तरह से, ये डिपोर्टेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर UK इंतज़ामिया का कहना कि आप अब चले जाएं तो जब क्लियर हो जाएंगे तो वापस आ जाएं, इसका मतलब है कि यहाँ से सरकार ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने आगे से कंप्लाई किया। सो दिस इज़ अ बिग मैसेज कि अगर इनके केसेस में ये हो सकता है तो फिर किसी के केसेस में भी वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। बरतानिया को हमारे से काम होते हैं, हमें बरतानिया से काम होते हैं, हम उनकी इस तरह की जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कंप्लाई करते हैं। तो शायद अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान को भी अगर ज़रूरत होगी तो हम भी कंप्लाई करेंगे। सो बुनियादी बात है कि आपने क्योंकि शुरू की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था, एक ये कहा गया था कि सज़ाएँ होंगी, दूसरा ये कहा गया था कि एक्स्ट्राडाइट किया करेंगे हम। तो वो दोनों चीज़ें अब आपको होती नज़र आ रही है। बिल्कुल। तीसरा आपने इसका जिक्र किया 9 मई का। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो सज़ाएँ हुई हैं, मतलब अगेन ये बहुत क्लैरिटी तो हमारे पास नहीं है क्योंकि मिलिट्री अदालत में ये ट्रायल हुआ है। तो अब इसमें से जो आपने चौथा पॉइंट, किसी आम शख्स या जो है इदारे कंपनी को नुकसान पहुंचाना, तो ये तो मेरे ख्याल रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन, तो ये तो शायद बात हो रही है वो जो एक हाउसिंग सोसाइटी का केस था जो कि ये अभी क्या कहते हैं सर्विस में थे जब का ये केस है। मतलब केस तो बाद में दर्ज हुआ लेकिन ये बात तब की है। और उस केस के शवाहिद जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि इनका कोई ताल्लुक था जनरल फैज़ को उन सारे मामला जो पेश है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस दौर में हम सुनते थे कि ये हो रहा है, लेकिन केस बाद में फाइल हुआ। अब जो एक चार्ज है ये तो वो है, हमें पता है। जो बाकी 3 चार्जेस हैं, अगेन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये दौरान सर्विस की बात हो रही है, ये सर्विस के बाद की बात हो रही है। लेकिन अभी जब 9 मई का फैसला आएगा तो उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और बुनियादी बात यही है कि अब देखें 9 मई जो था ना, इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया। मतलब जाहिर है हम कोई फ्लाई इन द रूम तो थे नहीं, हम तो कोई ट्रायल भी ना, किसी भी ट्रायल में भी हम नहीं गए, हमने नहीं देखा क्या कुछ शवाहिद पेश हुए हैं। लेकिन ट्रिगर किसने दबाया, प्लान किसने किया, कौन किसकी बातों में आया, पॉज करने का या स्टॉप का बटन किसके पास था, इनिशिएट किसने किया, ऑल दिस इज़ समथिंग दैट वी डोंट नो
लेकिन एक बात कंफर्म है और वो ये है कि 9 मई जो थी वो करंट सेटअप को ओवरथ्रो करने की एक बाकायदा कोशिश थी। जब भी बाकायदा इस तरह की कोशिश होती है थ्रू आर्म्ड रेजिस्टेंस या थ्रू मैस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, तो फिर उसको अगर तो वो कामयाब हो जाए तो जो लोग उसमें कामयाब होते हैं वो फिर उस करंट सेटअप को नहीं छोड़ते, और अगर वो उसमें नाकाम हो जाए तो फिर जो सेटअप है वो इसमें पूरी अपनी कार्रवाई करता है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि यूनिक हो इस मुल्क को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर। ये तो आप 5000 साल की तारीख़ निकाल के देख लें तो यही होता है, और वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था। उसकी वजह ये है कि मतलब आपके पास एक चेंज का ज़ाहिर है, लोग मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटेड भी हैं, लेकिन वो ये तो लेटर ऑन बात है, नहीं तो 2024 की बात है कि जी एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में कई लोगों के ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।